नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सोनीपत पहुंचे, जहां अटेरना गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री ने 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर न सिर्फ आकर्षित हो रहे हैं बल्कि उसे अपना भी रहे हैं। हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी किसानों को इस ओर प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सोनीपत पहुंचे, जहां अटेरना गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र तोमर ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून सुधार पर पीएम मोदी की घोषणा पर कमेटी 2 महीने पहले ही गठित कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा हमेशा से ही कृषि के क्षेत्र में देश का सिरमौर रहा है। विविधीकरण में हरियाणा के किसान और सरकार ने जो काम किया, दोनों प्रशंसा के पात्र हैं। हरियाणा में जो एफपीओ बन रहे हैं, आज 30 पैक हाउस की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पीएम मोदी की कल्पना से किसानों की आय को दोगुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सरकार देगी। केंद्र और राज्य सरकार तालमेल के साथ काम कर रही है ताकि किसानों की स्किल और बेहतर हो सके। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने हरियाणा सरकार की खुलकर तारीफ की। साथ ही कोरोना काल में कृषि एवं किसान के योगदान को याद करते हुए उनके काम की सराहना की। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता और प्राथमिकता को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने स्वीकार किया है। हम सब यह भी जानते हैं कि देश में कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि अगर ये अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो हमारा देश प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में भी हमेशा सक्षम रह सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी मंदी का दौर आया, हमारे गांव ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। अभी कोरोना का संकट आया था, देश और दुनिया का सारा पहिया थम गया था। कोई कारखाना नहीं चल रहा था, कोई किसी से गले नहीं मिल रहा था, कोई किसी से हाथ नहीं मिला पा रहा था। लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तौर से थम गई थी। लेकिन आप सबको ध्यान होगा, फरवरी 20 में कोरोना की आहट आई और मार्च 20 में लॉकडाउन घोषित हुआ। और जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, देश भर में किसान की फसल खड़ी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि फसल कैसे कटेगी, कोई मजदूर इधर से उधर आ ही जा नहीं पाएगा, कोई गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
और हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को लॉकडाउन के समय में किसान की तकलीफ को जाना और किसानी के काम में लॉकडाउन में जो ढील देना चाहिए थी वो छूट देने का काम हुआ। उसी का परिणाम रहा, बम्पर पैदावार हुई। सरकार ने खरीद केंद्र बढ़ाकर खरीद करने का काम किया और मुझे इस बात का गौरव है, इस संकट की घड़ी में किसान ने अगले फसल की बुवाई पहले बरस से अधिक की। इसी का परिणाम है कि अभी तक अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है, लेकिन कृषि की ग्रोथ इन वर्षों में भी अच्छी रही है। कोविड के इस कालखंड को जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4.25 लाख करोड़ का हुआ, जो अब तक सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल के उत्पादन में भी हरियाणा अग्रणी अवस्था में और बागवानी के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कमी है। आज जरूरत ही इस बात की है कि किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे, किसान अपने उत्पादन को अच्छी गुणवत्ता का पैदा करे जो वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा का किसान और हरियाणा की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। जहां हम लोग खड़े हुए, यहां एक प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ हुआ और आज हरियाणा सरकार ने अपने बजट से लगभग 100 पैक हाउस के लिए किसानों की मदद की है। आज 30 पैक हाउस जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीओ के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उनका यहां भी शुभारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री जी कह रहे थे कि हम 100 पैक हाउस नहीं, ऐसे 500 पैक हाउस पूरे हरियाणा में बनाएंगे, जिससे हर जगह किसान को ये सुविधा प्राप्त हो सके। जब 100 बनेंगे तो भी हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और जब 500 बन जाएंगे तो हरियाणा में एक तौर से बागवानी की क्रांति जैसी आ जाएगी और उसका बहुत फायदा किसानों को मिलेगा। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं उन्होंने फसल बीमा योजना पर कहा कि हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए अलग से पोर्टल बनाया जा रहा है ताकि हर संभव मदद किसानों तक पहुंचाई जा सके। हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाइए, किसी प्रदेश में जाइए, कोई भी ऐसी नीति है जो किसान के हित में हो, हम हरियाणा में वो लागू करेंगे और हरियाणा के किसान को समृद्ध बनाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहे। हरियाणा का किसान दुनिया के अंदर आगे बढ़े। पिछले दिनों में गया ब्राजील, वहां से टेक्नोलॉजी ले जाकर के यहाँ एक एक्सीलेंस सेंटर बनाने की हमारी तैयारी है, जिससे हमारी जो गिर गाय गुजरात से जाकर के वहां 25 लीटर से लेकर 45 लीटर तक दूध देती है। अगर दुग्ध उत्पादन की क्वालिटी सुधर जाए, पशुओं की जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जाए, फल और सब्जी के लिए हम अपने हरियाणा के महकमे के द्वारा वो लेके आए हैं कि 30,000 रुपए और 40,000 रुपए तक का बीमा
1000 रुपए और 750 रुपए लेकर किसानों के लिए हम करते हैं। किसान को बीज से लेकर बाजार तक हम उसकी सहायता करते हैं। इजराइल की विधि से हमारे यहाँ 11 एक्सीलेंस सेंटर हैं। करोड़ों पौधे हम सब्सिडी पर उनको तैयार करके देते हैं। किसान चाहे तो अपना बीज ले जा करके अपना पौधा तैयार करवा के हमारे पॉली हाउस से ले जा सकता है। उसके बाद बीमा योजना, उसके बाद ये सही है कि मैं खुद किसान हूं, एक वक्त ऐसा आता है कि गलत हो जाता है, टमाटर का, प्याज का, सब्जियों का, और भाव बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश जो रजिस्ट्रेशन कराएगा फार्मर और मंडी में उस रेट से नीचे उसकी सब्जी बिकेगी तो उसको डीबीटी से हम कंपनसेट करते हैं और बहुत सारी सब्जियों की हम भरपाई इस तरह से करते हैं ताकि किसान को किसी तरह का जोखिम ना हो। हर तरह का जोखिम हम अपने ऊपर लेते हैं। और आदरणीय मंत्री जी, फसल बीमा योजना का विरोध बहुत हुआ था, लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन हरियाणा के किसानों को इसको बहुत लाभ मिला है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां प्रीमियम कंपनियों को दिया, हरियाणा सरकार की किट्टी से पैसे गया, भारत सरकार की किट्टी से पैसा गया, उससे ज्यादा पैसा किसान को हमने दिलवाया है। हमारी रेशो 100% से ज्यादा है। इतना हम ध्यान किसान का रखते हैं और इस योजना में और सुधार करेंगे। हम ऐसा पोर्टल बनाने की सोच रहे हैं कि एक एक किसान का जैसे बैंक में अकाउंट होता है, इस तरह से हम भारत सरकार की कंपनियों से और बैंकों से कोऑर्डिनेट करके हर किसान का हम ध्यान रखें। हरियाणा के लिए नहरों का बजट हमने दुगना किया है। हरियाणा में पानी की समस्या है, 85% सब्सिडी हम माइक्रो इरिगेशन पे दे देते हैं, चाहे वो फुहारा सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने अलग बनाई है। और किसानों को हमने, दक्षिण हरियाणा के किसानों को खासकर कि अपने खेत के अंदर तालाब बनाने के लिए हमने 90% सब्सिडी दी है, क्योंकि पानी की जब कमी होती है, जो खारे पानी की जमीन है वहां 1-2 सिंचाई की वजह से फसल खराब हो जाती है। हमने उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए वहां दिया है। और रिचार्जिंग के लिए अटल भूजल योजना, ताकि पानी खराब ना हो। और सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं कि जो हमने किया है, हरियाणा की जो सलाइन जमीन है, सलाइन वाटर है, खारे पानी की जमीन है, हजारों फार्मर हमने झींगा के तैयार किए हैं। 2.5 एकड़ के उस कृषि के जो फार्मर, जहां 20,000 30,000 रुपए साल में आमदनी होती थी, वहां पर हमने एक एक किसान को एक वक्त में, एक साल के अंदर 20-20 30-30 लाख रुपए की आमदनी कराई है। 40% सब्सिडी देता है महकमा हमारा, 60% महिला को सब्सिडी देता है। पशुधन क्रेडिट कार्ड, जो हमारे गरीब किसान हैं जिनके पास लैंड भी नहीं है, उनको भी जिंदा रहने का उसी तरह अधिकार है कि वो भेड़ पाले, बकरी पाले, गाय पाले, भैंस पाले, उसको 1,60,000 रुपए तक की पूंजी पशुधन क्रेडिट कार्ड से हम देते हैं 4% ब्याज पर। साहूकार के चंगुल से निकले ताकि छोटा किसान। और ये आपके सामने है कि जो व्यवस्था हमने की है, पैक हाउस की, ग्रेडिंग की, सॉर्टिंग की, कोल्ड स्टोरेज की, कोल्ड चेन की। और आपकी जानकारी में मंत्री जी मैं लाना चाहता हूं, यहां से 10-15 किलोमीटर पीछे गन्नौर है, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। उनके मुकाबले की मंडी हम बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ 550 एकड़ में आपकी जो आजादपुर की मंडी 200 एकड़ में है, बिल्कुल आधुनिक स्तर की मंडी, जो फ्रांस की मंडी है, जो स्पेन की मंडी है, जो फूलों की मंडी एम्स्टर्डम में है, उन सब की तर्ज पर, उन सब का टेक्नोलॉजी लेकर के भारत के किसानों को जो चीजें हो, ये मंडी बनेगी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी, जिसमें लागत आएगी कोई 10,000 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार अपने पास से 3-4 हजार करोड़ लगाएगी। बाकी जो लोग हैं, कोई हम उनको प्लॉट देंगे कि आप या प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, कोल्ड स्टोरेज लगाएं, और इस तरह से हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूं आने वाले 5-7 साल के अंदर ये 100 किलोमीटर का इलाका, यहाँ का किसान जो है, यहाँ के किसान का प्रोडक्ट दुनिया, अमेरिका के अंदर जाएगा, कनाडा के अंदर जाएगा, यूरोप के अंदर जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 30 पैक हाउस एफपीओ के माध्यम से
प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 पैक हाउस बनाने हैं। 100 पैक हाउस लगने से तो हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन 500 पैक हाउस से तो प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की चिंता करते हैं। किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,17,000 करोड़ रुपए उनके खातों में जमा करवाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के कृषि क्षेत्र को लेकर उठाए जा रहे कदमों की भी उन्होंने खुलकर तारीफ की। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का शनिवार से आगाज होने जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर से गीतामयी होने जा रही है। एक बार फिर धर्मनगरी से गीता के संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाए जाएंगे। बात अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 की हो रही है, जिसका आगाज शनिवार से होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। इसमें शिल्प और सरस मेले के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। स्टॉल लगाने के लिए करीब 1200 शिल्पकार देश भर से यहां पहुंच रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। गीता महोत्सव को योग में बनाने पर भी चर्चा हुई है। पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश पूरे विश्व में यहां से गुंजायमान होंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग में श्री कृष्ण अर्जुन रथ के साथ हाईटेक तकनीक की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी होगी। प्रदर्शनी में 40 से ज्यादा विभागों की योजनाओं और विकास को लोगों के सामने रखा जाएगा। 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी चलेंगी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। इस बार पार्टनर देश नेपाल और राज्यों में पार्टनर राज्य मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। इस बार का ये जो उत्सव है 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम को करते हैं। ताकि स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे। कार्यक्रमों में जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें
पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें गीता से प्रेरणा मिली और साथ ही ये भी बताया कि कैसे कुरुक्षेत्र को टूरिस्टों का केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। कि वहाँ ज्योतिषर में एक बहुत बड़ा संस्थान ऐसा बनाया जा रहा है और लगभग कितना 200 कुछ कितना करोड़ का, 250 हाँ 200 कुछ करोड़ का, 250 करोड़ के लगभग का बड़ा एक टूरिस्ट का वो केंद्र बनेगा, जिसमें 18 दिन की जो भी श्रीमद् भागवत गीता का ये जो संदेश है वो लाइट एंड साउंड के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और एक अच्छी विराट स्वरूप जो ये आप देख रहे हैं, ये अभी वहाँ ज्योतिषर में स्थापना हुई है इसकी। पिछले दिनों में शायद 2-3 महीने ही हुए हैं, 30 जून को हुआ, 4 महीने ही हुए हैं। और अभी लाइट प्रोजेक्शन के साथ इसका नया स्वरूप और 19 चालक जी आए, तो ऐसे एक एक स्थान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कृष्णा सर्किट के साथ हमने इसको जोड़ा है, केंद्र की ओर से भी सहायता इसकी मिल रही है और आगे इन चीज़ों को और कैसे विस्तार हो, तो इसका एक भव्य कुरुक्षेत्र इस नाते से एक स्वरूप इसका निकलेगा। उस टाइप से सर्किट नहीं है, उस सर्किट में तो यह है कि सारे देश के ऐसे प्रमुख स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक कुछ राशि है, वो राशि का एक आवंटन किया गया कि सर्किट नाम दे दिया, लेकिन उस राशि से उन स्थानों का विकास किया जाए, उन स्थानों को प्रभावी ढंग से डेवलपमेंट की जाए। सर्किट तो फिर बाद में जब लोग आते हैं जाते हैं तो सर्किट तो तब बनता है, उनको सर्किट कोई सड़क नहीं बनानी है। वैसे उसका मुख्य है कि जैसे रामायण सर्किट है तो भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या है, चित्रकूट है जो स्थान है, या भगवान कृष्ण से जुड़े हुए द्वारका है, उधर मथुरा वृंदावन है, कुरुक्षेत्र है, तो ऐसे स्थान लिए गए हैं उस सर्किट में। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट तो जो ज्योतिषर में ही एक म्यूजियम और एक वर्चुअल ढंग से ऐसे स्थान पर सभी 18 अध्यायों का वर्णन करते हुए एक बहुत बड़ा एक स्थान बनाया जा रहा है। निर्माण उसका शुरू हो चुका है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर प्राय बन गई। अब उसका जो टेंडर होना है, वर्चुअल जो सारा कार्यक्रम करना है वो सारा होकर के, और अगले साल के कब तक इसकी टाइमलाइन रखी हमने, 6 महीने में लगभग 6 महीने का हो जाएगा तैयार। उसका उद्घाटन करेंगे। एक अच्छा लोगों के आने जाने के लिए एक उसमें गीता समझने का एक मौका मिलेगा। बहुत लोग गीता को शायद समय पर पढ़ नहीं पाते। अब मैं भी जैसे स्वामी जी ने बताया है कि गीता को अपने साथ रखता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए कभी कभी कोई अवसर मिल गया, कभी रात को सोने से पहले सवेरे उठते हुए, और उसका फिर समझना भी हर एक चीज़ का स्वामी जी के साथ बैठ करके तो शायद हम अर्थ भी समझ लेंगे और ज्ञान भी ले लेंगे। गीता महोत्सव को लेकर पूरी धर्मनगरी गीतामयी नजर आ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पहचान न सिर्फ हरियाणा में, न सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसे में 6 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान पूरा हरियाणा भक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।